नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीनियर क्लर्क के लिए जो डिपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन रायपुर डिवीजन के अंतर्गत किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। उस 110 प्रश्नों में से हम लोग पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को हल कर लिए थे और बाकी जो शेष प्रश्न बचा था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 110 तक जो भी प्रश्न है उस सभी को आज कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप शेष प्रश्न वाले इस वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार के प्रश्न पत्र को खोज कर हल कराने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले हम लोग 30 प्रश्न तक हल कर लिए थे, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 31 से। तो 31 प्रश्न जो है कार्यालय अधीक्षक यानी कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के मामले में एपीआर स्वीकार करने का प्राधिकार कौन है। इसका इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी फॉर एपीआर इन केस ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि जेजी। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर है, निचले ग्रेड से ग्रेड सी श्रेणी में पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है। यानी कि अगर आप ग्रुप डी में हैं और आप अगर ग्रुप सी में प्रमोशन करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप डी में कम से कम कितना मिनिमम सर्विस करना चाहिए, तो वो है आपको 2 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 33 है, पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारी को खाली स्थान की अवधि के लिए रोक दिया जाता है। यानी कि कोई कर्मचारी का प्रमोशन होता है और वह प्रमोशन लेने से मना कर देता है तो उसको जो है 1 वर्ष के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है, 1 वर्ष के बाद ही अगला प्रमोशन उसको दिया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, किसी पद को चयन या गैर चयन घोषित करने का अधिकार किसको है। यानी कि ऑथोरिटी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए पोस्ट एज ए सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन। तो यह पावर किसको है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि यह पावर जो है रेलवे बोर्ड को है किसी भी पद को सिलेक्शन अब्लिक नॉन सिलेक्शन में डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 35 है कि ड्यूटी से निलंबन होने पर मूल वेतन और डीए यानी कि जो डियरनेस अलाउंस होता है का कितना प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाता है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, तो उसको जीवन निर्वाह करने के लिए कितने % जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। तो यह मैं बता दूं आपको कि वह 50% होता है। यानी कि जितना भी आपका बेसिक होगा और जितना भी आपका डीए होगा उसका 50% उस कर्मचारी को दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, कल्याण निरीक्षक खाली स्थान विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं वह किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वह पर्सनल यानी कि कार्मिक विभाग के कर्मचारी होते हैं और वह पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, एएससी इज फॉर आइटम। यानी कि एएससी आइटम किसके लिए होता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि स्टॉक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएल नंबर को कितने अंक द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जो पीएल नंबर होता है किसी भी जो आप स्टोर डिपार्टमेंट में जो भी सामान होता है, रेल में जो भी सामान होता है उसको पीएल नंबर से संबोधित किया जाता है कैटेगरी वाइज। तो उसमें जो डिजिट होता है पीएल नंबर का वो 8 अंक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जानेंगे 39 का, स्टॉक आइटम किस फर्म पर निकाला जाता है। तो 39 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी रिक्विजिशन यानी कि मांग पत्र पर निकाला जाता है। कोई भी स्टॉक आइटम जो होगा वो रिक्विजिशन यानी कि मांग पत्र आप देंगे, उसके बाद ही स्टॉक आइटम को आपको हैंड ओवर किया जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जानते हैं 40 नंबर, जोनल रेलवे के मैकेनिकल विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यालय स्तर पर होते हैं वह पीसीएमई होते हैं।
यानी कि प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बजट समीक्षा कितने माह में किए जाते हैं, यानी कि जो बजट समीक्षा होता है वह किस माह में किया जाता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अगस्त माह में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42। रेलवे के रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस को खाली स्थान उप प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक उप प्रमुख शीर्ष के लिए एक अलग एब्स्ट्रैक्ट के साथ। तो इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 13। क्वेश्चन संख्या 43 है कि तीसरी बजट समीक्षा किस महीने में आयोजित की जाती है और इसे अंतिम संशोधन अब की फाइल मेडिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, यानी तीसरी बजट समीक्षा किस महीने में किया जाता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो फरवरी माह में किया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, कंडेम सामग्री को निपटान के लिए भेजने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, तो जब भी किसी सामान को यानी जो भी वस्तु होते हैं उसको अगर अनुपयोगी घोषित किया जाता है, कंडेम घोषित किया जाता है, तो उसको DS8 एक परफॉर्मा होता है, उसी के माध्यम से बनाया जाता है, उसको स्टोर डिपार्टमेंट भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 की वरिष्ठ लिपिक यानी कि सीनियर कलर की सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो भी सीनियर कलर का वैकेंसिया होता है 28 GP यानी लेवल 5 के लिए, तो सीधी भर्ती कितना है, तो ये 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 20% सीधी भर्ती किया जाता है। बाकी जो 80% होता है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसिया जिसमें LDC और GDC कोटा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, प्रथम श्रेणी ए सुविधा पास पर प्रति वयस्क व्यक्ति कितना लगेज जबकि सामान की अनुमति है, तो मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी प्रथम श्रेणी ए पास पर कोई सफर करता है टिकट कराकर, तो उसको 140 किलोग्राम ले जाने की अनुमति है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद जो आप ले जाएंगे तो उस पर रेलवे द्वारा चार्ज लिया जाएगा। अगर वहीं आप प्रथम श्रेणी पास पे सफर करते हैं तो आपको 70 किलोग्राम है। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रिविलेज पास में कितने ब्रेक जर्नी की अनुमति है, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 6 अंक दिख रहा है, लेकिन अभी तो पास बनाने पर आप जितना भी ब्रेक जर्नी चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ 6 है तो 6 दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 48, राजपत्रित अधिकारियों को दिए जाने वाले ड्यूटी पास का रंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गेस्टेड एम्प्लॉय को ड्यूटी पास दिया जाता है तो इसका जो रंग होता है वो वाइट होता है, यानी कि 48 का राइट आंसर सी नंबर, वाइट सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 49, ग्रेड बी अधिकारियों के लिए कौन सा प्रिविलेज पास दिया जाता है, तो जो रेलवे में ग्रुप बी अधिकारी होते हैं वह सभी ग्रुप सी से प्रमोट करके ग्रुप बी अधिकारी बनाया जाता है, वो भी गैजेटेड कैटेगरी में ही आते हैं, तो उनको भी प्रथम श्रेणी ए पास ही दिया जाता है। प्रथम श्रेणी ए पास जो होता है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड एम्प्लॉय को लिए ही दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 50, किस ग्रेड रेलवे अधिकारियों को सिल्वर पास दिया जाता है, तब 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि JAG यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो होते हैं उनको जो है सिल्वर पास दिया जाता है, और इसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनको जो है गोल्डन पास दिया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, ग्रुप सी कर्मचारी के बच्चों को दिए जाने वाला स्कूल पास प्रति वर्ष पूर्ण सेट प्रति बच्चा है, तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी रेल कर्मचारी के बच्चा अगर किसी हॉस्टल में पढ़ता है तो उससे मिलने आने जाने के लिए बच्चा को लाने और पहुंचाने के लिए स्कूल पास दिया जाता है, और वह एक बच्चों के लिए 3 सेट, यानी कि सेट का अर्थ हो गया कि जाने और आने का, तो इस तरह से एक साल में 3 सेट यानी एक कैलेंडर वर्ष में 3 सेट एक बच्चों के लिए दिया जाता है, यानी प्रति बच्चों के लिए। अगर 2 बच्चा है तो 6 सेट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 52, 21 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास की संख्या है, यानी कि जो मनार्थ पास होता है, अगर कोई कर्मचारी 21 साल रेल में सेवा करता है और रिटायर करता है तो उसको
कितने सेट में पोस्ट कम्प्लीमेंट्री रिटायर पास मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ग्रुप डी या सी कर्मचारी हैं और 20 साल से अधिक नौकरी कर लेते हैं और उसके बाद रिटायर करते हैं तो उनको 2 सेट जो है मनार्थ पास यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। और वहीं अगर कोई गैजेटेड एम्प्लॉय हैं यानी ग्रुप बी और ग्रुप ए से रिटायर करते हैं 20 साल नौकरी करने के बाद, तो उनको 3 सेट सेवानिवृत्ति के बाद पास मिलेगा 1 साल में। क्वेश्चन संख्या 53 है कि आधे सेट पीटीओ के लिए वापसी यात्रा की वैधता कितने महीने की होती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो भी होता है पास की वैधता अभी फुल सेट का 5 महीना है और हाफ सेट के पास के भी वैधता जो है वो 5 महीने ही होती है। तो हाफ सेट पीटीओ हो या पास हो सभी की वैधता जो है 5 महीना कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या है 54, पास नियमों के संदर्भ में परिवार में शामिल है, यानी कि इन टर्म ऑफ पास रूल फैमिली इंक्लूड, यानी कि पास नियम जो है उसके तहत परिवार में कौन कौन शामिल होता है। तो यहाँ पे दिया है ए नंबर में जीवन साथी, यानी कि जो स्पाउस होता है चाहे वह कमा रहा है या नहीं, अगर कोई महिला है तो उसका पति उस पर डिपेंड होगा, अगर वो कोई पुरुष नौकरी करते हैं तो उसकी पत्नी उस पर डिपेंड यानी परिवार में शामिल मानी जाएगी चाहे वो कमा रही है या नहीं। 21 वर्ष से कम जो है डिपेंडेंट पुरुष है तो पुत्र है तो उसको भी आश्रित परिवार में शामिल किया जाता है, और अविवाहित बेटियां जो है उसको भी परिवार में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इसका ऊपर के सभी आंसर यानी कि ऑल ऑफ द अबव सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 55 देखेंगे, ड्यूटी पास पर एक जूनियर क्लर्क किस श्रेणी में रेल यात्रा करने का हकदार है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर यानी कि थर्ड एसी में, यानी कि इनको सेकंड क्लास ए पास का सुविधा दिया जाता है एक जूनियर क्लर्क को, इसलिए थर्ड एसी में करने के लिए यह हकदार है। क्वेश्चन संख्या 56 है कि एक रेल कर्मचारी को एक समय में आधे औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी LHAP कितनी दी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाफ LAP होता है वह आपको एक बार में 24 महीने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, और अगर आप LAP के थ्रू में रहते हैं तो आपको मैक्सिमम 180 दिन यानी कि 6 महीना के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या है 57, मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाने वाली छुट्टी का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए औसत वेतन अवकाश तो ये नॉर्मली मिल जाता है, CL भी नॉर्मली मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तित अवकाश यानी कि COL, यह मेडिकल प्रमाण पत्र पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 की रक्तदान के लिए एक रेलवे कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश ACL कितने दिनों के लिए हकदार होता है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी ब्लड डोनेशन करता है तो उसको कितने दिन के लिए स्पेशल CL मिलेगा। तो उसको 1 दिन के लिए स्पेशल CL मिलेगा। प्रश्न संख्या है 59, क्रमिक अवकाश नकदीकरण वर्ष की न्यूनतम अवधि से पहले नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो आप लीव इनकैशमेंट कराते हैं पूरे सेवा अवधि में 6 बार करा सकते हैं, उसमें 2-2 साल के गैप होना चाहिए, यानी एक इन लीव इनकैशमेंट के जस्ट 2 साल के बाद ही आप दूसरे का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस छुट्टी के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि जो मैटरनिटी लीव मिलता है वह किस छुट्टी के साथ ले सकते हैं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि औसत वेतन अवकाश LAP के साथ भी जोड़ सकते हैं और हाफ LAP के साथ भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझेंगे, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षक के अधीन कम से कम कितने समय तक काम करना होगा ताकि वह संबंधित कर्मचारियों को APR भरने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी बन सके। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गजेटेड अधिकारी हैं तभी किसी कर्मचारी का APR भर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर कोई कर्मचारी कम से कम 3 माह सर्विस कर लिया हो, यानी कि कम से कम 3 माह सर्विस करेगा उसके बाद ही कोई भी अधिकारी उसका APR भर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
62 नंबर, चयन के लिए पैनल की अवधि क्या है, यानी कितने माह के लिए, यानी जो भी सिलेक्शन पोस्ट होता है उसके लिए कितने माह का होता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि 2 साल। प्रश्न संख्या 63 है कि रेलवे भर्ती के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण क्रमशः क्या है, यानी कि जो SC ST कैटेगरी होता है, डायरेक्ट कोटा रेलवे रिक्वायरमेंट में कितना % आरक्षण है, तो उसको SC को 15 है और ST को 7.5% है। प्रश्न संख्या है यहाँ पे NBR, NBR किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं कि 64 का राइट आंसर बी नंबर हो जाए, यानी प्रमोशन से संबंधित है NBR। प्रश्न संख्या है 65 चयन पद के मामले में मौजूदा रिक्तियां और अगले कितने महीनों से होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखकर आवश्यक है, तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अगले 15 महीनों के। इसका राइट आंसर 15 महीना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है DCRG की अधिकतम राशि क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG, तो मैं अभी बता दूं कि DCRG का जो भी प्रेजेंट में 7 पे कमीशन के अनुसार मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख है, और जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो इसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा, तो ये मैक्सिमम 25 लाख हो जाएगा। अभी जनवरी में अगर DA 4% बढ़ता है और 50% DA पहुंच जाता है तो इसका राशि जो होगा मैक्सिमम 25 लाख हो जाएगा। प्रश्न संख्या है एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे कितने घंटे की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी है और उसको अगर पुलिस पकड़ लेता है और उसको लगातार 48 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखता है तो उस कर्मचारी को ऑटोमेटिक जो है सस्पेंशन मान लिया जाएगा, यानी निलंबित कर दिया जाएगा, चाहे वह रेल को सूचना दे या नहीं दे। अगर सूचना बाद में भी पता चलता है 48 घंटा के बाद भी, तो उसको 48 घंटा होने के समय से ही उसको निलंबित माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 68 है नई पेंशन योजना में कर्मचारी को योगदान बेसिक प्लस DA का कितना % होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। अभी जो NPS के थ्रू जो कर्मचारी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह 10% उसके बेसिक और DA को जोड़ के जितना अमाउंट आता है उसका 10% काट लिया जाता है, और सरकार की तरफ से उसके बेसिक और DA का 14% यानी 14% का भुगतान किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में कौन सेवानिवृत्ति कर्मचारी से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें कुछ दिया हुआ है उम्मीद, यानी कि यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड या उम्मीद यानी मेडिकल कार्ड है जो सेवानिवृत्ति से संबंधित होता है। RELSH कार्ड ये भी सेवानिवृत्ति से संबंधित है, यानी कि यह एक मेडिकल कार्ड सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। HOER ये जो है ड्यूटी का आवर रेस्ट है, ये इम्प्लाई से संबंधित है, और CTSE ये भी मेडिकल कार्ड यानी कि सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो ये कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं हम लोग। रनिंग स्टाफ की पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना के लिए मूल वेतन का कितना % गिना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई रनिंग स्टाफ रिटायर करते हैं तो उनके ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना करने के लिए 55% को जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 71 है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान मरने वाले रेलवे कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि एक मुश्त मुआवजा देने के लिए सबसे कम सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो इसको मैं बता दूं कि वो है DRM। सबसे कम जो है वो DRM से नीचे कोई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन संख्या 72 है कि मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना के लिए ली जाने वाले अधिकतम आरक्षण सेवा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कर्मचारी का जो मैक्सिमम क्वालिफाइड सर्विस काउंट किया जाता है ग्रेच्युटी या डेट ग्रेच्युटी के लिए, तो वो मैक्सिमम आरक्षण सेवा जो होता है 33 ईयर्स होता है। अगर आप 40 साल भी नौकरी करते हैं, 36 साल भी नौकरी करते हैं, तो आपको जब ग्रेच्युटी या मृत्यु ग्रेच्युटी के गणना किया जाएगा तो आपको 33 साल के अनुसार ही किया जाएगा। क्वेश्चन संख्या 73 कार्यालय के छोटे मोटे खर्चों के लिए अग्रदाय इम्प्रेस्ट का सृजन के लिए
क्या वित्तीय सहमति की आवश्यकता होती है, रेलवे बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है कि वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी वित्तीय सहमति यानी लेखा विभाग से जो है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस कराने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन संख्या है आपका 73 क्वेश्चन संख्या है द क्रिएशन ऑफ इम्प्रेस, सॉरी वहीं द क्रिएशन ऑफ इम्प्रेस्ड फॉर ऑफिस पेटी एक्सपेंसेस, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74, जब दो या दो से अधिक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में समान अंक अब्लिक योग्यता वाले घोषित किए जाते हैं तो उसकी सापेक्ष वरीयता किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म तिथि। अगर किसी भी अभ्यर्थी का समान अंक हो जाता है तो उस जिस व्यक्ति का जन्म तिथि ज्यादा होता है यानी जो उम्र में अधिक होता है उसको पैरिटी दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 75, रेलवे कर्मचारियों की नवीनतम वेतन संरचना का उच्चतम वेतन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 7 पे कमीशन के अंदर जो लेवल वाइज बनाया गया है, लेवल 1 2 3 4, तो उसका जो अंतिम स्लैब है वो है 17। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, पीएलबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो होता है प्रोडक्शन लेबर बोनस, प्रमोशन ऑफ लेबर बोनस, परफॉर्मेंस ऑफ लेबर बोनस। तो मुझे इसमें से कोई आंसर सही नहीं लग रहा है, शायद इसका डी होगा, यानी कि पीएलबी जो होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोग एक बार पीएलबी का राइट आंसर सर्च कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। क्वेश्चन संख्या 77 है कि बाल शिक्षा भत्ते के मद में प्रति व्यक्ति प्रति माह देय राशि क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वह कर्मचारियों के प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी के पहला बच्चा यानी प्रत्येक बच्चों के लिए 2250 रुपया प्रति मंथ। इस तरह से एक साल में 27,000 रुपये और दूसरे बच्चे के लिए भी 27,000 रुपये, तो 2 बच्चों के लिए 54,000 रुपये हो जाता है और यहाँ पे राइट आंसर 2250 रुपया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि CGEGIS का पूर्ण रूप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 78 का जो राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर दिया है इसलिए गलत है, यहाँ पे एम्प्लॉय है इसलिए ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्टाफ नर्स को ड्रेस भत्ता की राशि कितने रुपये प्रति महीने मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नर्सेज होते हैं रेलवे में उनको 1800 रुपया प्रति माह के हिसाब से ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। प्रश्न संख्या है 80 यानी कि 80 नंबर, गुमशुदगी के मामले में रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने के लिए दी गई अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 36 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद एक रेलवे कर्मचारी को समान लाइसेंस शुल्क पर कितने महीने तक रेलवे क्वार्टर रखने के अनुमति दी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि सेवानिवृत्ति के मामला में जो है 4 महीना जो होता है वह समान मूल्य दर पर और अगले 4 महीने जो होता है वह डबल रेट के अनुसार दिया जाता है, यानी कुल 8 महीने तक सेवानिवृत्ति के बाद आप रेल क्वार्टर को रख सकते हैं। प्रश्न संख्या है 82, एक सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी कितने D&A मामलों में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। डिफेंस काउंसलर के रूप में सेवानिवृत्ति कर्मचारी काम कर सकता है कितने में। तो ये हो जाएगा 7 मामले में, यानी कि 7 मामले में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन संख्या दिया है 83, दहेज लेने देने से संबंधित नियम रेलवे सेवा आचरण नियम जो 1966 का नियम कौन से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर नियम 13A हो जाएगा, यानी कि 13A, यानी इसके तहत ना आप दहेज ले सकते हैं और ना ही दहेज दे सकते हैं। नेक्स्ट संख्या है 84, निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए गैर रोजगार प्रमाण पत्र के लिए मानक फॉर्म नंबर क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी कर्मचारी रेलवे से सस्पेंड हो जाते हैं तो उनको निर्वाह भत्ता लेने के लिए एक फॉर्म में भर कर देना पड़ता है कि मैं कहीं रोजगार नहीं कर रहा हूं, यानी मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूं। तो वो कौन सा परफॉर्मा होते हैं, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। तो वो परफॉर्मा का जो नंबर होता है वो SF3 होता है।
क्वेश्चन संख्या 85 है कि D&A नियम 1968 के तहत किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इतने दिनों के भीतर अपील नहीं किया जाए, यानी कि 45 दिन अपील का जो वैलिडिटी है वो 45, यानी आंसर हो जाएगा 45। प्रश्न संख्या 86 है, कितने से कम का प्राधिकारी बर्खास्तगी हटाने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड नहीं लगाएगा, यानी कि मिनिमम जो कौन सा अथॉरिटी है वो आपको ये तीनों सजा नहीं देगा, यानी कि डिसमिसल, रिमूव और जो होता है एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो उस जो होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो अथॉरिटी नियुक्ति किया है उससे कम रैंक के अधिकारी आपको रिमूव, डिसमिस या अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं कर सकता है। क्वेश्चन संख्या है 87, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं शामिल है? तो मैं आपको बता दूं कि 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 40। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं, आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले बीपीएल आवेदकों को कितने रुपया शुल्क देना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बीपीएल में रहते हैं उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आप एपीएल में हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है, लेकिन बीपीएल वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम के अनुसार जानकारी प्रदान करने में विफलता के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी विभाग पे कोई भी व्यक्ति आरटीआई करता है और उसके रिप्लाई नहीं दिया जाता है तो 25,000 तक का जुर्माना के रूप में आपको लग सकता है। तो राइट आंसर सी 25,000 रुपया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है कि इलेक्ट्रिक ओपी विभाग के एएलपी के पद पर भर्ती के लिए मेडिकल श्रेणी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो ड्राइवर के वैकेंसी के लिए मिनिमम जो होता है मेडिकल श्रेणी वो A1 होता है, इससे कम मेडिकल श्रेणी नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 91, एएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एवरेज अप्रोक्सीमेट कंजम्पशन। प्रश्न संख्या है IREPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या है, सेवा में कर्मचारी की मृत्यु के मामले में रेलवे कर्मचारी के परिवार को अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 25,000 रुपये। जो भी राशि मिलेगा उसके मृत कर्मचारी के परिवार को वो राशि 25,000 रुपये है। तत्काल में पहले यह 10,000 शायद मेरे समझ से था। ये 25,000 रुपये देने के बाद फिर इसके ग्रेजुटी या जो भी पेंशन अमाउंट होता है उसमें से सरकार अपना 25,000 दिया हुआ राशि वापस ले लेता है। प्रश्न संख्या 94 है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन रायपुर द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता और रेलवे कर्मचारी के बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट निबंध प्रतियोगिता, यानी कि इसमें से दोनों कराया जाता है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन संख्या जो है 95, रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELSHS निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके परिवार से संबंधित है। यह मेडिकल कार्ड के रूप में होता है, इसलिए सेवानिवृत्ति होने के बाद यह कार्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 95, रेलवे कर्मचारी लाभ निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जनरल मैनेजर यानी GM। प्रश्न संख्या 97 है, एक जूनियर क्लर्क जिसको उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के लिए भीतर नियमित आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा सका तो वे वेतन मैट्रिक्स में लेवल में संशोधित सूची कैरियर प्रगति MSCP के तहत पहला वित्तीय उन्नति दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक जूनियर क्लर्क जो होता है वो
जीपी यानी कि लेवल 2 के कर्मचारी होता है, और यदि उसको एक एमएससीपी मिलता है 10 साल के बाद तो वो लेवल 2 से लेवल 3 में जाएगा। यानी एमएससीपी जो होता है जस्ट आप जिस लेवल में आप उसी लेवल में जाएंगे, लेकिन अगर एक जूनियर क्लर्क का प्रमोशन होता तो डायरेक्ट वो जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क यानी लेवल 5 में जा सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीक्यू के विरुद्ध वरिष्ठ क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा में यूआर श्रेणी के लिए उत्तीर्ण अंक क्या निर्धारित किया गया है? तो 98 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 50 अंक। प्रश्न संख्या 99 है, रिक्ति की संख्या के कितना गुना तक योग्य कर्मचारियों को डीपीक्यू के विरुद्ध चयन पद के लिए बुलाया जाएगा जहां वरिष्ठता शामिल हो? तो इसका 99 के राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 गुना। जितने भी वैकेंसी होगा उसका 3 गुना कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि समान चयन के लिए अर्थात पदोन्नति के समान चैनल से बाहर और विभिन्न विभागों श्रेणियों के कर्मचारियों को भरे जाते हैं, वरिष्ठता के लिए कितने अंक दिया जाता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नंबर मेरे समझ से जो होता है वह है 25 यानी 25 मार्क्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 101 जो है, अब 101 से लेकर 10 तक प्रश्न जो है वह राजभाषा से संबंधित है। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो मैं आपको बता दूं कि वह 8वीं अनुसूची है। प्रश्न संख्या 102 है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर 102 का डी नंबर, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को। प्रश्न संख्या, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सा है? तो वो भाषा जो है वो नेपाली है। बोडो इंग्लिश संस्थाली जो है यह भारत में बोली जाती है, भारत की भाषा है, और नेपाली जो है नेपाल की भाषा है। क्वेश्चन संख्या 104 है कि राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाना चाहिए? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि धारा 3(3). क्वेश्चन संख्या 105 है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो अभी तक भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, नेपाली, उर्दू और सिंधी को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 107 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है, यानी कितनी भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में? तो सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन ए। आज का प्रश्न है 108 नंबर कि किस क्षेत्र के गंतव्य के लिए पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि वह क्षेत्र है ग, यानी कि सी रीजन के लिए। यहाँ पे इंग्लिश भाषा बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश में पास बनाया जा सकता है। 109 के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या आज के लिए अंतिम 110 प्रश्न, भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाले कैसी रबर को मोहरे प्रयोग में लाई जाएगी? यानी कि जो मोहर होता है उसमें कौन कौन से भाषा किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का ए नंबर, यानी कि पहले हिंदी रहेगा सबसे ऊपर, उसके बाद अंग्रेजी रहेगा, उसके बाद द्विभाषी, यानी कि सबसे ऊपर में हिंदी को रखा जाएगा, उसके नीचे में इंग्लिश को रखा जाएगा, यानी कि बाइलिंगुअल भाषा में मोहर बनाया जाएगा। तो ये था सीनियर क्लर्क के लिए रायपुर डिवीजन में आयोजित किया गया डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित प्रश्न पत्र। आज इस प्रश्न पत्र को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।